नमस्कार मित्रों, साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जीसी पांडे, एक्सपर्ट इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। हम इस समय प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं स्पेशली आरओ कमिंग एग्जाम के लिए, और उससे रिलेटेड एग्जाम से भी जितने हैं उन सभी के लिए हम एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। अभी आप इंडियन पॉलिटी का जो सेट कर रहे हैं उसमें आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की, ठीक है। और इस सेट में भी आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। कोशिश हमारी यही है पूरी कि आपको एक बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन और बढ़िया से बढ़िया एक्सप्लेनेशन दे सकें, ठीक है। और आप भी इसको कंसंट्रेट होकर सॉल्व करिए। इसके साथ जितनी चीजें हम आपको समझा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, उन पर भी बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि कंटेंट का प्रिपेयर होना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और ऑथेंटिक नॉलेज भी आप लीजिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे ये आज का जो प्लेटफॉर्म है उसमें बहुत कुछ दिखता है, बहुत कुछ बिकता है, लेकिन वो सही कितना होता है ये भी आपको जानना है। इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, जो हमें 17 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और जो हमें इंस्टीट्यूट को चलाने का 13 ईयर का एक्सपीरियंस है, हम उसके बेस पे आपको ये कह सकते हैं कि हम जो दे रहे हैं आपको एक बेहतर कंटेंट के साथ चीजें आपको मिल रही हैं और ऑथेंटिक मिल रही हैं, और एग्जाम क्रैक करने की पूरी संभावना इसमें छिपी हुई है। तो आप विश्वास रखिए और चैनल से जुड़ते जाइए। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो नए लोग हैं, जो वॉच तो कर रहे हैं वीडियो को पर सब्सक्राइबर नहीं है, प्लीज सब्सक्राइब करें उसको आप, बिकॉज ऑफ जो हमारे स्टूडियो में दिखा रहा है, जितने लोग सब्सक्राइबर हैं उनसे लगभग, जितने लोग सब्सक्राइबर हमारे देख रहे हैं उससे ज्यादा आधी संख्या में लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइबर नहीं है पर वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप लोग एक परमानेंट सब्सक्राइबर बनेंगे, ठीक है, और अगर संभव है तो आप टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कीजिए, उस पर भी आपको पीडीएफ कॉपी और दूसरी चीजें हम कर रहे हैं अभी, वो सब आपको मिलती जाएंगी एक बेहतर प्रोसीजर के साथ, एक बेटर क्रिएटिव पॉलिसी के साथ हम टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे। आप सबके साथ में सहयोग करिए और आपको हम जो है बेहतर देंगे। जितना आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है हम उससे और ज्यादा करने की कोशिश कर पाए, ठीक है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार, कि भाई संविधान की रचना करनी है और संविधान की रचना के लिए एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। संविधान सभा का गठन क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब तक एक नियमित संस्था नहीं बनेगी, एक रेगुलर ऑपरेटिंग बॉडी नहीं बनेगी, तब तक हम एक बेहतर संविधान नहीं बना पाएंगे, ठीक है। और बेहतर समन्वय भी होना चाहिए। किसी भी सभा में अगर बेहतर समन्वय रहेगा तो काम हो पाएगा। इसलिए एक ऐसी क्रिएटिव परमानेंट बॉडी बने जो इस पर लगातार काम करे, उसकी नियमित बैठकें, उसका एक नियमित प्रोसीजर हो। तो ये विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है स्वराज पार्टी ने वर्ष 1934 में, बी कह रहा है कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 1936 में, सी कह रहा है मुस्लिम लीग ने वर्ष 1942 में, और डी कह रहा है सर्वदलीय सम्मेलन ने वर्ष 1946 में। एक्चुअली जो संविधान सभा का गठन किया गया था, अगर हम संविधान सभा के गठन की बात करें तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो आप जानते हैं कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था, ये तो बात की बात है। लेकिन क्या कैबिनेट मिशन योजना 1946 से पहले संविधान सभा के गठन की किसी ने बात नहीं की थी? नहीं, बात किया था। और ये बात किया था स्वराज पार्टी ने। किसने बात किया था? स्वराज पार्टी ने। स्वराज पार्टी के सदस्य थे एम.एन. राय साहब। स्वराज पार्टी के सदस्य थे एम.एन. राय साहब। एम.एन. राय साहब ने क्या किया था? संविधान सभा के गठन की बात की थी कि एक संविधान सभा का औपचारिक रूप से गठन होना चाहिए। और ये मांग इन्होंने कब की थी? एम.एन. राय साहब ने ये प्रस्ताव कब रखा था इन्होंने?
1934 में रखा था, ठीक है ना। यानी जो सुझाव था कह सकते हैं या विचार था, ये सबसे पहले स्वराज पार्टी के ही सदस्य एम.एन. राय साहब ने 1934 में रखा था, ठीक है। तो पहला विचार संविधान सभा का कब आया था? 1934 में आया था, स्वराज पार्टी ने आया था। स्वराज पार्टी के सदस्य कौन थे? एम.एन. राय साहब, इनके द्वारा ये विचार प्रस्तुत किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया? किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा गठन किया गया? ए ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, बी है कृषि प्रस्ताव 1942, सी है कैबिनेट मिशन योजना 1946 और डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अभी हमने इसका ठीक इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था उसमें ये बात हमने आपको बता ही दी कि भारतीय संविधान सभा का गठन जो किया गया था, भारतीय संविधान सभा का गठन जो किया गया था वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। लेकिन जो क्वेश्चन इससे पहले वाला था उसने क्या पूछा था कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाए, इसका विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो या किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था? तो वहां मैंने बताया आपको कि वो विचार स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था, 1934 में प्रस्तुत किया था। स्वराज पार्टी के सदस्य थे एम.एन. राय साहब, उन्होंने प्रस्तुत किया था। लेकिन संविधान सभा का एक्चुअल में गठन जो हुआ था, वास्तव में जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? ठीक है, अक्सर आप पढ़ते हैं कि सही है, गलत है, सही है, गलत है, ठीक है, या सही है, सही नहीं है, ऐसे पूछते हैं। यहां थोड़ा प्रश्न को घुमाया है, संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? एक कह रहा इसने बड़ी संख्या में समितियों की सहायता से कार्य किया, इसने बड़ी संख्या में समितियों की सहायता से कार्य किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। बी कह रहा अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। सी कह रहा इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। डी कह रहा इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित कर दिया गया था, मताधिकार सीमित कर दिया गया था। अब यहां पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जो आपका कह रहा है उसके हिसाब से थोड़ा समझिएगा। कह रहा है गलत कथन कौन सा है? पहला कहा इसने बड़ी संख्या में समितियों की सहायता से कार्य किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। हम कह सकते हैं कि भाई नो डाउट बहुत सारी समितियां बनी थी संविधान सभा में और सभी समितियों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाए गए थे, उनके सदस्य थे। उन समितियों ने बखूबी अपने काम को जो है अंजाम दिया। प्रारूप समिति इंपॉर्टेंट समिति थी, बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी, ठीक है, जिसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर अंबेडकर साहब थे। तो इस कथन को भी हम कह सकते हैं हाँ ये सही है, गलत। जबकि पूछ कह रहा है गलत कथन कौन सा है? बी कह रहा है अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। देखिए संविधान सभा में के बारे में मैंने आपको पहले अभी बताया, चूंकि हम पूरा क्वेश्चन लगभग संविधान सभा से संबंधित ही करा रहे हैं आज हम। तो एक्चुअली संविधान सभा जो बनी थी हमारी, आप जानते हैं उसमें जो प्रांतीय विधायिकाएं थी, प्रांतीय विधायिकाओं के चुने हुए जो प्रतिनिधि थे वे सब थे पहले से, यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। कुछ लोग मनोनीत किए गए थे, नियुक्त किए गए थे, कुछ लोग प्रतिनिधि के तौर पर थे। तो संविधान सभा एक्चुअली कह सकते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली संस्था थी एक तरह से उसमें, और कोई भी चीज आपसी प्रेम सद्भाव से अगर हो रही है तो अच्छा रहे। इसीलिए कुछ चीजें संविधान सभा में, उन पर कुछ चीजों के बारे में संविधान सभा में बहुत ध्यान दिया गया था। एक तो ये कि आपस में विचार विमर्श के दौरान कोई टकराहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टकराहट से आपस में, जैसे हम अभी चुनाव हो रहा है या कहीं हमेशा चुनाव होता रहता है भारत में, तो जब भी चुनाव होता है आप देखते हैं कि फला स्पीच देता है, फला स्पीच देता है, आपस में कड़वाहट हो जाती है। जबकि चुनाव के बाद सब कहते हैं हाँ ये चुनाव का एक अंग था। जैसे अगर आप कांग्रेस पार्टी में देखिए तो सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में टकराहट हुई थी, ठीक है ना। गांधी जी के अगेंस्ट में सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन लड़ गए थे,
अध्यक्ष के तौर पर, ठीक है। वो जीत भी गए थे, बाद में इस्तीफा दे दिया। तो कहीं ना कहीं कड़वाहट तो थी ना कि गांधी जी किसी और रास्ते पर हैं, हम किसी और रास्ते में हैं। तो आपस में वैचारिक टकराव भी कभी कभी क्या होता है, अच्छी चीजों के सृजन में बाधा बनता है। संविधान सभा ने भी इस बात का ध्यान दिया था कि हमारे किसी भी मामले में हम सब मिलजुल करके आपस में जो शिकायतें हैं उनका समाधान करें। हम कोशिश करें कि इसमें मतदान की स्थिति ना आने पाए किसी विचार पर। तो मतदान कभी कभी कड़वाहट पैदा कर देता है। तो हम ये कह रहे हैं यहां पर एक्चुअली कि संविधान सभा ने इन सब बातों का ध्यान रखा था कि अगर सभी वर्गों के लोग इसमें नहीं रहेंगे तो ये किसी भी एक वर्ग को ये लगेगा कि हमारे प्रतिनिधि तो नहीं है, हमारे लिए काम ही नहीं होगा। इसलिए हर जो है कोशिश की गई थी कि इसमें धर्म के आधार पर तो समन्वय हो ही, जातियों के आधार पर भी समन्वय हो, जेंडर के आधार पर भी, यानी महिला और पुरुष के अनुपात में भी कुछ ना कुछ ध्यान रखा जाए कि महिला सदस्य भी इसमें रहें, ठीक है ना। तो इन सब चीजों का ध्यान संविधान सभा में रखा गया था। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बी ऑप्शन भी सही है। अब सी क्या कह रहा है, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। यह ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन नहीं हुआ था, क्योंकि संविधान सभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था, बल्कि कह सकते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। तो सार्वभौम मताधिकार का यहां पर कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अगला कह रहा है आपका कि इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित कर दिया गया था। यह बात भी सही है, क्योंकि जो इससे पहले चुनाव प्रक्रिया हुई थी उस चुनाव प्रक्रिया में जो है इस चीज को फॉलो किया गया था, ठीक है, जिसके आधार पर प्रांतीय विधायिकाओं का चुनाव हुआ था। तो ये भी सही है। इसमें गलत कौन सा है, इसमें गलत है सी। क्या आंसर होगा इसमें, फिर इसमें इस आधार पर गलत कथन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, कौन से कथन सही हैं। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। सेकंड कह रहा है यह प्रत्यक्ष निर्वाचन से बनी थी। और फर्स्ट क्या कह रहा है कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। सेकंड है कि यह प्रत्यक्ष निर्वाचन से बनी थी। थर्ड है यह एक बहुदलीय निकाय थी। और फोर्थ कह रहा है यह विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, यह विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। तो संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है, कौन सा कथन सही है। इस आधार पर यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, ठीक है। जो प्रांतीय विधायिकाएं बनी थी उन्हें हम कह सकते हैं कि हाँ भाई जो है वो वयस्क मताधिकार पर थी, बात सही है। इसमें कांग्रेस के भी सदस्य थे, मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे, और इसमें अन्य छोटे दलों के भी क्या थे, सदस्य थे, ठीक है। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई तथा आंशिक रूप से निर्वाचित निकाय थी। ये पहला वाला ऑप्शन भी सही है, ठीक है ना। और दूसरी चीज कि इसमें जो है मैंने कहा ना कांग्रेस के सदस्य सबसे अधिक थे, सेकंड पर मुस्लिम लीग थी, और फिर तीसरे पर अन्य छोटे छोटे दलों के भी लोग निर्वाचित हुए थे। तो बहुदलीय निकाय थी, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, यह विभिन्न समितियों के, चूंकि जो प्रांतीय विधायिकाओं का चुनाव हुआ था हम उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रांतीय विधायिकाओं के चुने हुए सदस्यों ने ही संविधान सभा का निर्वाचन किया था, यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। चौथा कह रहा है यह विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, बिल्कुल सही है, यह विभिन्न समितियों के माध्यम से भी काम करती थी। तो इसमें गलत क्या है, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन से बनी थी। अगर हम प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात करेंगे तो फिर इसमें यही सही होगा कि प्रत्यक्ष निर्वाचन से नहीं बनी थी। तो इसमें यह गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएंगे। इस आधार पर अगर देखा जाए तो आंसर क्या होगा इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी, 1, 3 और 4, ठीक है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक। तो आंसर होगा इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कह रहा कि ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था,
बी कह रहा है गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था। सी कह रहा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। डी कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। अभी हमने आपको बताया कि जो प्रांतीय विधायिकाएं थी, जो प्रांतीय विधानसभाएं थी, उन्होंने ही क्या किया था, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया था। जनता ने प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं किया था, इसीलिए संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन को हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं, आंशिक निर्वाचन कहा जाता है। ठीक है ना, आंशिक निर्वाचन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि एक तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन को भी आंशिक निर्वाचन कहा जाता है, दूसरा उसमें इस संविधान सभा में कई लोग मनोनीत भी किए गए थे, कुछ लोग प्रतिनिधि के तौर पर भी शामिल किए गए थे, तो पूर्ण रूप से निर्वाचन तो था ही नहीं। जाहिर सी बात है कि जो है इसमें सही क्या है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपका कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। ठीक है, यही इसमें सही होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? जैसे ये आप रटने वाला क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा अगर रट लेंगे तो ठीक रहेगा। और अक्सर लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये चौथी में रखा था कि पांचवी में रखा था। बेसिकली ये पांचवी थी बेटा। क्या थी? पांचवी थी। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो कौन सी बैठक थी वो? पांचवी बैठक थी, और इस पांचवी बैठक में ही उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अब्लिक से कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन इसमें सही है? संविधान सभा हेतु प्रतिनिधियों के चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया गया था। बी कह रहा एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया गया था। सी कह रहा है ए और बी दोनों, और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, एक्चुअली दोनों ही कथन लगभग एक है। संविधान सभा हेतु प्रतिनिधियों के चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी जो लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं वो एक बराबर अनुपात में लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसी पद्धति को क्या बोलते हैं? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो होती है, इस एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो होती है, इसको हम, आप जानते हैं जब अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है, ठीक है ना, जब अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सेंस में हम क्या बोलते हैं? एकल संक्रमणीय मत पद्धति इसको हम बोलते हैं। ठीक है, और संविधान सभा के निर्वाचन में इन दोनों चीजों का प्रयोग किया गया था। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ये दोनों कथन सही हैं। इस आधार पर कथन क्या हो जाएगा? इसमें सी सही हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों ही सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को प्रस्तावित थी, किंतु मुस्लिम लीग के बहिष्कार के कारण ऐसा नहीं हो सका। सेकंड कह रहा प्रथम अधिवेशन में बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। दरअसल पहला विकल्प विचार करिए। कह रहा है संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को प्रस्तावित थी, किंतु मुस्लिम लीग के बहिष्कार के कारण ऐसा नहीं हो पाया। नहीं भाई, ऐसा नहीं था। 9 दिसंबर 1946 को ही ये बैठक प्रस्तावित भी थी, इसी दिन ये बैठक प्रस्तावित थी, और इसी दिन ही ये बैठक हुई भी। उसी दिन ही प्रस्तावित थी, लेकिन उसी दिन ये बैठक हुई भी। बहिष्कार या अन्य चीजें जरूर की गई, लेकिन बैठक फिलहाल वो हुई। इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा कह रहा है प्रथम अधिवेशन में बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। बिल्कुल सही है, यह सही है कि पहले अधिवेशन में ही बी.एन. राव साहब को, जो कि बहुत विद्वान व्यक्ति थे, इनको संवैधानिक सलाहकार, संविधान जो बनेगा उसके संविधान के निर्माण में विभिन्न पहलुओं पर जहां जहां पर सलाह मशवरे की आवश्यकता होगी, उसके लिए बी.एन. राव साहब को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसमें सही क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आंसर
इसमें सही क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा बी, केवल दूसरा सही है, पहला क्या इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही अर्थों में नेहरू के उद्देश्य पत्र यानी उद्देश्य प्रस्ताव में लोकतंत्र शब्द नहीं मिलता है। निम्न में से किस तथ्य से लोकतंत्रीय पहलुओं की जानकारी मिलती है? जैसे लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब यह होता है कि जनता के लिए जनता द्वारा चुनी गई सरकार, जनता के लिए जनता द्वारा चुनी गई सरकार, या कह सकते जनता के लिए जनता के द्वारा जनता में से ही चुनी गई सरकार, यानी जनता के ही वो प्रतिनिधि हैं और जनता के बीच से ही वो चुने जाते हैं। अब उसका अगर इसका भी अगर निचोड़ निकाला जाए तो क्या कहेंगे कि सेंट्रल पावर ऑफ द डेमोक्रेसी इज अ पब्लिक। ठीक है, लोकतंत्र में सर्वाधिकार किसके पास होता है? केंद्रीय अधिकार किसके पास होता है? मुख्य अधिकार किसके पास होता है? या अधिकार का स्रोत क्या होता है? सत्ता का स्रोत क्या होती है? जनता होती है। क्या होती है? जनता होती है। विकल्प क्या कह रहे हैं? स्वतंत्र शब्द के प्रयोग से। क्वेश्चन कह रहा है कि सही अर्थों में नेहरू के उद्देश्य में उद्देश्य प्रस्ताव में लोकतंत्र शब्द नहीं मिलता है। निम्न में से किस तथ्य से लोकतंत्रीय पहलुओं की जानकारी मिलती है? ए कह रहा है स्वतंत्र शब्द के प्रयोग से, बी कह रहा है सार्वभौम शब्द के प्रयोग से, सी कह रहा है संपूर्ण शक्ति तथा सत्ता जनता से प्राप्त होती है से, और डी कह रहा है गणतंत्र शब्द के प्रयोग से। आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैंने अभी बताया कि लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि संपूर्ण शक्ति तथा सत्ता का स्रोत जो है वो कौन है? जनता है। यानी संपूर्ण शक्ति जो प्राप्त हो रही है वो किससे प्राप्त हो रही है? जनता से प्राप्त हो रही है। जो सत्ता प्राप्त हो रही है वो भी जनता से प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो शक्ति और सत्ता का स्रोत मूल रूप से क्या है? जनता है। लोकतंत्र में सब इसी के लिए होता है, इसी के द्वारा होता है। इसमें कोई राजा नहीं होता है, इसमें कोई रंक नहीं होता है। जो आज रंक समझ रहे हैं वो कल राजा बन जाता है। ठीक है ना? जो एकदम कहीं से निचले पायदान पर होता है और वो क्या हो जाता है? राष्ट्रपति बन सकता है, वो प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है ना? और अगर आपने अच्छा काम नहीं किया, जनता के लिए सही नहीं किया, तो कब आप अर्श से फर्श पर आ जाएंगे, इसमें भी कोई देर नहीं लगती है। ये लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र को ही अगर देखा जाए तो ये गवाह है बहुत बहुत सूरमाओं को मिट्टी में मिलते हुए और बहुत सारे मिट्टी से जुड़े हुए लोगों को जो है उच्च पायदान पर पहुंचते हुए। तो स्रोत कौन होती है? जनता होती है। आंसर क्या होगा इसमें? सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय संविधान समिति यानी ऐसी समिति जो प्रांतों के लिए कार्य करती हो, उसका अध्यक्ष कौन था? यानी कह सकते हैं कि प्रांतों के गठन संबंधी मामले को देखने के लिए किस आधार पर प्रांतों का गठन किया जाएगा, इससे संबंधित अध्ययन करने के लिए क्या किया गया था? जो समिति बनाई गई थी, इसको हम प्रांतीय संविधान समिति कहते हैं। उसका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। तो एवरीबॉडी नोज दैट कॉमन फिनोमिना है ये, सरदार पटेल यानी लौह पुरुष के तौर पर सरदार पटेल को जाना जाता है। राज्यों के एकीकरण के लिए सरदार पटेल साहब ने बहुत काम किया था, यह हम आप सब जानते हैं। ठीक है, तो जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसमें उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल साहब थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। इसमें आपको मिलाना है। ए को मिलाइए 2 से। राजेंद्र प्रसाद साहब क्या थे? अध्यक्ष थे संविधान सभा के। बी.आर. अम्बेडकर साहब आप सभी जानते हैं, अध्यक्ष थे किसके? प्रारूपण समिति या प्रारूप समिति के। ठीक है, अब ए का 2 किसमें है? ए का 2 2 में है, आपको और देखना पड़ेगा। ठीक है, डी का 3 2 में है, आपको और देखना पड़ेगा। ठीक है, डी का 3 और किसमें है इसमें? ठीक है, ओके। बी का टीटी कृष्णामाचारी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, अक्सर लोग इनको भूल जाते हैं। टीटी कृष्णामाचारी महोदय को, ये सदस्य थे किसके?
प्रारूप समिति के इनको बाद में नियुक्त किया गया था। पहले इनके स्थान पर कोई और था, उनके स्थान पर इनको बनाया गया था। और उसके बाद हम एच.सी. मुखर्जी साहब की बात करते हैं। एच.सी. मुखर्जी साहब उपाध्यक्ष थे किसके? संविधान सभा के। ठीक है, तो इस तरह से ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा और सी का 4 हो जाएगा। ये है आपका ए सही है इसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, टी.टी. कृष्णामाचारी साहब सदस्य थे प्रारूप समिति के, एस.सी. मुखर्जी साहब उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के और बी.आर. अंबेडकर साहब जो है वो अध्यक्ष थे किसके? प्रारूप समिति के। इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन 1 और कारण। ठीक है, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। कारण 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई थी। ठीक है, अब इसमें देखिए बहुत सिंपल सा है कि पहला कथन तो क्या है भाई? सही है। पहला कथन क्या है? सही है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। लेकिन क्या कारण सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यानी इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 क्या है? गलत है। क्यों गलत है कथन 2? सिंपल सी बात है भाई कि 26 नवंबर 1949 को ही हमने संविधान को अंगीकृत किया था, संविधान को अपनाया था। संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधानों, कुछ महत्वपूर्ण और अति आवश्यक जिनको विलंबित नहीं किया जा सकता था, उन प्रावधानों को 26 नवंबर 1949 से ही लागू कर दिया गया था। शेष संविधान जो हमारा है उसको हमने 26 जनवरी 1950 से लागू किया, लेकिन कुछ प्रमुख प्रावधानों को, जो अति आवश्यक प्रावधान थे, उसको हमने 26 नवंबर 1949 को ही अप्लाई कर दिया था, लागू कर दिया था। हमने इसी दिन, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि किस दिन हमने संविधान को आत्मर्पित किया था, अंगीकृत किया था, तो किस दिन किया था? 26 नवंबर 1949 को ही हमने क्या किया था? इसको अंगीकृत किया था, आत्मर्पित किया था। इसीलिए प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, इसमें ये वाला गलत है और ये वाला सही है। तो आंसर के हिसाब से क्या हो जाएगा बेटा? आपका आंसर के हिसाब से हो जाएगा कि सी। फर्स्ट कथन सही है लेकिन कथन 2 क्या है? गलत है। कथन जो है 1 सही है लेकिन ये कथन है एक्चुअली। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मूल अधिकार डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, कार्य संचालन पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति के.एम. मुंशी, प्रारूप सरदार पटेल। ठीक है ना, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, क्या होगा? देखिए, प्रारूप समिति अभी इस क्वेश्चन से पहले आई थी। प्रारूप जो समिति थी, ये कह सकते हैं प्रारूप बनाने का जो अधिकार था वो प्रारूप समिति के पास था और उसके प्रमुख कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। यानी डी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, डी का 1 हो जाएगा। अब दूसरा है मूल अधिकार। जो मूल अधिकार समिति थी हमारी, उसमें उसके जो प्रमुख थे वो कौन थे? सरदार पटेल साहब थे। और यानी ए का 4 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। कार्य संचालन जो समिति हमारी, कार्य संचालन समिति के प्रमुख थे के.एम. मुंशी साहब। ठीक है, कार्य संचालन समिति के सचिव कौन थे? के.एम. मुंशी साहब। और संघ शक्तियों के
बढ़ने से संबंधित जो समिति उसके चीफ थे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। तो ए का 4 हो जाएगा और बी का 3 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और प्रारूप और डी का 1 हो जाएगा। मैं इसको पढ़ के बोल रहा हूं एक बार। मूल अधिकार का संबंध सीधे सरदार पटेल जी से था, कार्य संचालन का संबंध के या मुंशी साहब से था, संघ शक्ति का संबंध पंडित जवाहरलाल नेहरू से था और प्रारूप का संबंध जो है वो डॉक्टर BR अंबेडकर से था। आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है, और नीचे कूट के हिसाब से आपको इसमें उसका भी आंसर आपको देना है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, इसमें देखिए संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी साहब, एकदम सही सुमेलित है। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? कांग्रेस सदस्य कौन से थे? के मुंशी साहब, ये भी सही है। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? TT कृष्णामाचारी साहब थे, ये भी सही है। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू नेहरू साहब थे। इसका मतलब इसमें आंसर हो जाएगा सी। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 एग्जैक्ट सामने लिखा है। फिर से बोल रहा हूं एक बार मैं आपको, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी साहब। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? के मुंशी साहब। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? TT कृष्णामाचारी साहब थे। ठीक है, और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण कराने का प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण कराने का प्रस्ताव किया गया था। साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा और ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो प्रस्ताव आया था कि संविधान सभा जो है जो बने वो एक निर्वाचित संविधान सभा बने, यानी उसका इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो इस आधार पर जो प्रस्ताव आया था एक्चुअली वो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव था। किसका था ये? क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव था। प्रस्ताव गलत नहीं था, प्रस्ताव गलत नहीं था, लेकिन यहां पर यही प्रॉब्लम आती कि किसके सदस्य ज्यादा बने हैं, किसके सदस्य कम बने हैं, सदस्य उसमें योग्य होंगे या नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। फिर उसमें जो एक उद्देश्य था संविधान सभा के साथ में कि भाई ये इस आधार पर संविधान सभा बने कि इसमें हर कार्य हम जो है कमियां उसकी निकाली जाएं, कमियां जरूर जहां जहां पर बताई जाएं और उन कमियों का निराकरण भी हम लोग सब लोग विचार विमर्श के बाद करें, जो अंत तक होता रहा, जो अंत तक होता रहा। तो ऐसे में अगर हम सीधे निर्वाचन से ऐसा करते तो समस्या हो सकती थी, इसलिए प्रत्यक्ष निर्वाचन वाली नहीं बल्कि वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन वाली संस्था बनी संविधान सभा। तो लेकिन ये प्रस्ताव जो आया था कि प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाए वो था क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सभा के गठन के बारे में सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सभा के गठन के बारे में सही है? संविधान सभा के सदस्यों का चयन वर्ष 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। बिल्कुल ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने बात किया कि जो 1946 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस विधानसभा के चुनाव में जो प्रांतीय विधायिकाएं बनी हुई थी, इन प्रांतीय विधायिकाओं के द्वारा ही क्या किया गया था? इन प्रांतीय विधायिकाओं के द्वारा ही संविधान सभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। यानी संविधान सभा के प्रांतीय विधायिकाओं के द्वारा ही संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था, इसीलिए उनके निर्वाचन को हम अप्रत्यक्ष निर्वाचन भी कहते हैं। ठीक है ना? तो प्रांतीय चुनावों के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का चयन वर्ष 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था, यह कथन सही है। सेकंड कह रहा, देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था, ऐसा नहीं है।
देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित किया गया था भाई, नहीं का कोई वही मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमने आपको समझौता 14 नंबर क्वेश्चन में कराया भी था। देखिए, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? टीटी कृष्णामाचारी साहब थे। तो जाहिर सी बात है कि ये ऑप्शन तो किसी भी कंडीशन पर सही ही नहीं है, जाहिर सी बात है गलत है। तीसरा कह रहा है संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों या सुझावों से प्रभावित नहीं होता था। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? संविधान किसके लिए बनाया जा रहा है? जनता के लिए बनाया जा रहा है। जनता की राय अगर संविधान में नहीं होगी, जनता क्या चाहती है अगर यही संविधान में नहीं होगा, जनता चाहती है जो उसकी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का समाधान वो संविधान के माध्यम से चाहती है, और अगर संविधान में उनकी समस्या का समाधान प्रस्तुत नहीं किया गया तो संविधान स्वयं एक समस्या बन जाएगा। जाहिर सी बात है उनकी राय पर तो बात होनी ही होती थी, यानी उनकी राय से संविधान का निर्माण प्रभावित होना ही होना था, इसलिए कि प्रभावित नहीं होता था, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अगला कह रहा है कि सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। बिल्कुल ये सही है कि तुरंत जनता क्या राय दे रही है इससे नहीं प्रभावित होता था मैटर, लेकिन जनता से संविधान के निर्माण से पहले ही, संविधान के अंतिम चरण पर पहुंचने से पहले ही सुझाव मांगे गए थे और उन सुझावों को संविधान में शामिल भी किया गया था। ठीक है, ऐसा है हो ही नहीं सकता है। अच्छा, रोज रोज सुझाव मांगा भी नहीं जा सकता है, रोज रोज सुझाव को सम्मिलित भी नहीं किया जा सकता है, इसलिए जो सुझाव मांगना है, मान लीजिए भाई कोई मामला है, आप घर परिवार में कोई चीज अपने करने जा रहे हैं, उस घर परिवार में जब कोई चीज करने जाएंगे यार, तो क्या कहेंगे आप? भाई देखिए ये मामला है, इस मामले में जिसकी पहले जो राय है वो सब लोग अपनी अपनी राय रख दो। जैसे मान लीजिए किसी की शादी करने का कोई प्रस्ताव है, अब आपने क्या कर दिया भाई, कहा भाई देखिए यहाँ पर शादी होने की बात हो रही है, ये देखिए ये लड़का ऐसे ऐसे है, घर परिवार ऐसे ऐसे है, आप लोग अपनी अपनी राय दीजिए। सब लोग अपनी अपनी राय दे देंगे। अब पता चला कि शादी तय हो गई, सारा चीज हो गया, बारात घर पे आ गई, अब कोई कह नहीं इस लड़के शादी कतई नहीं होनी चाहिए, इसे शादी हम कतई करेंगे ही नहीं। तो भैया ऐसे थोड़ा ना होता है कि रोज रोज अपनी राय दे दोगे, अंतिम समय अपनी राय दे दोगे और तुम्हारी राय को मान लिया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए जनता से राय पहले ही मांग ली गई थी। लेकिन ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला भी ऑप्शन आपका सही है। तो जाहिर इसमें फर्स्ट सही है और फोर्थ सही है। फर्स्ट और फोर्थ किसमें है? डी में है आपका, यानी इस तरह से ये दोनों ही गलत होगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। फर्स्ट सही है और फोर्थ सही है, क्योंकि क्या पूछ रहा है? सही, क्या सही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ठीक है, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सभा का चयन किया गया था, अभी कुछ देर पहले बताया, ये सही है। सेकंड का सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव किए गए थे। सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव नहीं किए गए थे। सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये वाला तो ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि हम बताया था कि सार्वभौम डायरेक्ट अगर इलेक्शन होता तो वैसा नहीं था। चुनाव की स्कीम का निर्धारण कैबिनेट मिशन द्वारा किया गया था, ये भी नहीं था। ठीक है, इस तरह की स्कीम का निर्धारण कोई कैबिनेट मिशन ने नहीं किया था। नहीं। कैबिनेट मिशन योजना में यह प्रस्ताव था कि किस तरह से चुनाव किया जाए। ठीक है, चुनाव की प्रक्रिया का निर्धारण जो है वो कैबिनेट मिशन द्वारा किया गया था, ये बात सही है। ठीक है, कैबिनेट मिशन की प्रक्रिया में चीज थी, इसका तीसरा भी सही है। फोर्थ का सीटों का वर्गीकरण माउंटबेटन योजना, ना माउंटबेटन योजना सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए आई थी। ठीक है ना, माउंटबेटन योजना का सीटों के वर्गीकरण से कोई मतलब नहीं था, ये गलत होगा। तो इस आधार पर फर्स्ट सही है और थर्ड सही है, यानी डी विकल्प सही है। इसमें क्या है? डी विकल्प सही है। ठीक है, तो पहला सही है और इसमें तीसरा सही है। ठीक, यानी ये सही है और ये सही है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ठीक है, यानी भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है,
कह रहा नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर प्रभाव था। नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का संविधान के निर्माण पर प्रभाव था, बहुत प्रभाव था। नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव में जो बाद में एक तरह से उद्देशिका बनी यानी प्रस्तावना भी बनी, ठीक है, उसी ने तो संविधान के निर्माण को एक आधार प्रदान किया और वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव था। दूसरा, उद्देशिका अति महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। उद्देशिका क्या करती है? अति महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। उद्देशिका अति महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। उद्देशिका अति महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। नो डाउट उद्देशिका अति महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। अगर देखा जाए तो ऐसा आप कह सकते हैं, आपको ऐसा कहना भी चाहिए, क्योंकि उद्देशिका अगर एक उद्देश्य के लिए बनाई गई है, एक उद्देश्य को बनाती है, एक उद्देश्य को देती है, तो जाहिर सी बात है कि वो महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति तो करती ही है। तीसरा कह रहा है संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। बिल्कुल, आदेशित से मतलब यहां पर यह है कि स्रोत तो जनता ही है ना। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, स्रोत कौन है? स्रोत तो जनता ही है ना भाई, जाहिर सी बात है, ये भी सही है। डी कह रहा, अगला कह रहा कि फोर्थ इसमें कि राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। राज्य का मुखिया कौन है? राज्य के मुखिया को अगर हम कहें कि वो राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से होगा ही नहीं। अगर हम राज्य के मुखिया को प्रधानमंत्री कहें, जो कि है नहीं वास्तव में, तो प्रधानमंत्री भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका निर्वाचन होता ही नहीं है। इसका जो संसदीय दल बनता है, ठीक है, निर्वाचन के पश्चात जिस दल को सदन में बहुमत प्राप्त होता है, उस दल के जो उसका जो संसदीय दल होता है, वो संसदीय दल क्या करता है? अपने संसदीय नेता का चुनाव करता है और उस संसदीय नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला देता है। संसदीय दल के नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाता है। तो इसका प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचन किसी नहीं करते हम आप एक सांसद के तौर पर निर्वाचन करते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति का भी नहीं है और इनका भी नहीं है। जाहिर सी बात है कि विकल्प ही क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है। ऐसे में क्या सही होगा? 1, 2 और 3 सही होगा। क्या सही होगा? 1, 2 और 3 सही होगा। इन फर्स्ट सही है, सेकंड सही है और थर्ड सही है। फोर्थ ऑप्शन इसमें क्या है? गलत है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? ये 14 नवंबर 1949, 14 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1949। रट लीजिएगा, 14 नवंबर 1949। 14 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का तृतीय वाचन स्टार्ट हुआ था। भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब स्टार्ट हुआ था? 14 नवंबर 1949 को हुआ था। इसको आप लोग रट लीजिएगा, क्वेश्चन रिपीटेड है ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। 47 को अपनाया था, एकदम सही है ये। इसको आप लोग एकदम रट्टा मान लीजिए। कब? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया गया था। ये एकदम सही स्टेटमेंट है, ठीक है। सेकंड का, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं। गलत है, 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात फला है। ये भी गलत है, ये भी सही नहीं है, ये अनुपात नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? केवल एक सही है। क्या सही है? केवल एक सही है, ठीक है, केवल एक सही है। ये दोनों ही गलत हैं, ठीक है। और
पहला क्या था कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर फिलहाल ये होगा। ठीक है, केवल एक सही है। इसके आंसर शीट बना लीजिए आप लोग। अभी कोशिश करेंगे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, तो उसमें हम इनकी पीडीएफ कॉपी भी आपको टेलीग्राम चैनल पर जो क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं वीडियो से आप देखिए, लेक्चर को समझिए, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चंस को आपको भी मिल सके और उसकी जो है पूरा एक पीडीएफ कॉपी मिल जाए आपको तो अच्छा रहेगा। तो हम कोशिश करेंगे, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और उस टेलीग्राम चैनल पर आपको इनकी पीडीएफ भी अवेलेबल हम करा दिया करेंगे। ठीक है, वीडियो के कुछ दिन बाद इसकी पीडीएफ भी हम अवेलेबल करा दिया करेंगे। क्वेश्चन को आप सॉल्व मत करिए, क्वेश्चन के साथ साथ लेक्चर्स पर बहुत ध्यान दीजिए। ठीक है, और इससे आपकी तैयारी को एक बढ़िया स्वरूप मिल पाएगा। ठीक है, थैंक यू।